बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिगार्डिंग सीएसएस, पीएमएस और आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स आप यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं उनसे रिलेटेड है ये टॉपिक। इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ वुमेन से रिलेटेड, एजुकेशन, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वुमेन से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ रेटिफाइड बाय पाकिस्तान। अब वो कौन सी ट्रीटीज़ थी जो पाकिस्तान ने रेटिफाई की थी? सबसे पहला है सीडॉ। सीडॉ का क्या मतलब है? इट स्टैंड्स फॉर द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यानी जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन से रिलेटेड उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। अच्छा, इसको ऐसे भी माना जाता है कि ये एक बिल है, मींस इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन है। अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 18, 1979। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1979, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है अगर आप जेंडर स्टडीज़ आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं सीएसएस या पीएमएस में। एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन सितंबर 3, 1981। CEDAW is a landmark international treaty that defines what constitutes discrimination against women, sets up an agenda for national action to end such discrimination। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है इस ट्रीटी का कि भाई जो वुमेन से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए क्या बनाना है? कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाना, ठीक है, ताकि वो जो है एक्सक्लूड किया जा सके, उनको एलिमिनेट किया जा सके। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को कब रेटिफाई किया था? 1996 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। और ये बनी कब थी? 1979 में। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी जो रेटिफिकेशन की है वो कब की है? 1996 में। फिर उसके बाद आता है दूसरी जो ट्रीटी है वो है UNCRC, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स ट्रीटी दैट सेट्स आउट ऑफ द सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन के राइट्स की बात की गई है। ठीक है। द UNCRC वॉज अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली in 1989 and has been ratified by almost every country in the world। अच्छा, ये जो है मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको रेटिफाई किया गया है वो ये ट्रीटी है। मेकिंग इट द मोस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि मेकिंग इट द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ह्यूमन राइट्स ट्रीटी इन हिस्ट्री। और पाकिस्तान की हम बात, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, मींस ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करें पाकिस्तान से, तो हमें पाकिस्तान को ज़रूर दरमियान में लाना है। तो पाकिस्तान ने जब इसको रेटिफाई किया था उस वक्त ईयर कौन सा था? 1990 था। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर वुमेन्स राइट इन पाकिस्तान। कौन से ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में वुमेन्स राइट्स के लिए काम करते हैं? गवर्नमेंट बॉडीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसको NCSW भी कहा जाता है, और ये 2000 में बना था। Is a stationary body established in July 2000. It is an outcome of the national and international commitments of the government of Pakistan, like Beijing Declaration and Platform for Action 1995 and National Plan of Action, जिसको NPA for Women 1998। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने मुझे याद आया कि वो टॉपिक कौन सा था। टॉपिक जो रिलेटेड था वो UN से रिलेटेड था। ठीक है, यानी UN के कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस थे वुमेन से रिलेटेड, यानी औरतों से रिलेटेड UN के कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस थे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बल्कि एक पूरा चैप्टर है आपके CSS PMS में। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेजिंग एक्शन प्लान क्या था या नेशनल प्लान ऑफ एक्शन क्या था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी में डिस्कस हुई। द नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इज़ एस्टेब्लिश्ड विद द स्पेसिफिक पर्पस। अब इसका पर्पस क्या था, इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? एग्जामिन पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड अदर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, ताकि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। ऑब्वियसली फीमेल की बात है तो भाई वो तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। रिव्यू लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ
women. Monitor mechanisms and institutional procedures for redress of violations of women's rights and individuals' grievances. Encourage and sponsor research to generate information, analysis and studies relating to women and gender issues. उस पर रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना कि भाई क्यों जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है, क्यों उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, ये सारी चीज़ें जो है फिर इसी में आ जाते हैं. डेवलप एंड मेंटेन इंटरेक्शन एंड डायलॉग विद NGOs, फिर इसमें NGOs का भी जिक्र आता है, ठीक है. एक्सपर्ट्स एंड इंडिविजुअल सोसाइटी इंटरनेशनल. उसके बाद अगर हम देखें प्राइवेट बॉडीज़, ये तक गवर्नमेंट बॉडीज़ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बनी है, ठीक है. प्राइवेट बॉडीज़ में को है क्या क्या है, अफवाह है, WAF है, वुमेन एक्शन प्लेटफॉर्म है. अब ये मैं यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी. APW अफवाह है और WAF है, ठीक है, वुमेन एक्शन प्लान है. उसकी वजह ये है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. जब मैंने इससे पिछली वीडियो थी, उस वीडियो का जो टॉपिक था वो क्या था, फेमिनिज़म इन पाकिस्तान, ठीक है. फेमिनिज़म इन पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन है. आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं. वहाँ पे जेंडर स्टडीज़ के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है. आपके CSS PMS के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हुए हैं, बल्कि कवर हो रहे हैं, ठीक है. तो ये जो आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर 6 है. मतलब टोटल 9-10 चैप्टर है जेंडर स्टडीज़ के, हमने 5 कवर कर लिए हैं और ये आज 4था चैप्टर है. दूसरा जो है स्टेटस ऑफ वुमेन्स लीगल राइट इन पाकिस्तान. लेजिस्लेशन इस पे ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी है, ठीक है. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, passed on 28 September 1929. द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया फिक्स द एज ऑफ. अब ये ठीक है उस वक्त की बात है, क्योंकि 1929 में तो कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता, ना पाकिस्तान ना इंडिया, कुछ भी नहीं बना था. तो क्या था उस वक्त जो एज रखी गई थी कि एक लड़की की शादी कितने एज में हो सकती है एक लड़के की, तो 14 ईयर्स लड़की के लिए रखा गया था और 18 ईयर जो है लड़के के लिए रखा गया था. फिर 1949 में क्या हुआ, आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इट वाज अमेंडेड टू 15 फॉर गर्ल्स. फिर लड़की के लिए 15 साल और लड़की के लिए ठीक है 19. फिर 1978 टू 18 फॉर गर्ल्स एंड टू 21 फॉर बॉयज़, ठीक है. फिर अगेन जो है लड़की का एज चेंज होता है 18 और लड़के के लिए 21 साल. उसके बाद क्या है, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द सरदा एक्ट. इसको सरदा एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, सरदा एक्ट. तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. आफ्टर इट्स स्पॉन्सर हर्बल सरदा, it came into effect 6 months later on 1st April 1930 and applied to all of British India. फिर ये अप्लाई होता है मतलब जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पे. It was a result of social reform movement of India despite strong opposition from the British authorities. The legislation was passed by the British Indian government which had all majority of Indians. However, it lacked implementation from the British Indian government largely due to fear of British authorities losing support for their loyal Hindu and Muslim communist ग्रुप्स. अच्छा, ये इसको ज़्यादातर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया था क्योंकि आपको पता है गोरे जो है वो इतनी एज में शादी नहीं करते. मतलब 15 हो गए, 18 हो गए, अब 21 हो गए, वो बड़े एज में जाके शादी उनकी होती है. तो इसको बड़ा जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया था और इसकी ज़्यादा अच्छी खासी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी. खैर, हमारे अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में करंटली अंडर द 18 एज फॉर मेल एंड 16 फॉर अ फीमेल. अच्छा, ये है पाकिस्तान से रिलेटेड, ठीक है. अब पाकिस्तान में जो है क्या एज रखी गई है कि लड़की की जो एज है वो 18 होनी चाहिए और लड़के की जो है 18 ईयर्स फॉर अ मेल. लड़के की जो है 18 एज होनी चाहिए और लड़की की जो है 16 साल होनी चाहिए. फिर उसके बाद सेनेटर शरी रहमान आती हैं. वो क्या करती है कि बिल इंट्रोड्यूस करती है जो कि सेनेट में पास होता है 2019 में, लेकिन नेशनल असम्बली में पास नहीं होता. और उस बिल में ये कहा गया था कि भाई लड़की की जो एज है वो भी 18 ईयर्स होनी चाहिए. मतलब जिस तरह लड़के की इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लड़की की जो है 16 लिखी है, लेकिन शरी रहमान ने ये रिप्रेजेंट किया कि भाई लड़की की जो है वो 18 होनी चाहिए. उसके बाद है मुस्लिम फैमिलीज़ लॉज ऑर्डिनेंस. ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अगेन मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा. मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके देता हूँ. ये अयूब के दौर में बना था, अयूब एरा में बना था, ठीक है. इसमें जो है डिफरेंट जो शादी से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, उसको डिस्कस किया गया है. मतलब इसमें यह है कि भाई अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आपने पहले जो पहली वाइफ है आपने उससे रज़ा मतलब क्या कहते हैं उससे जो है लाइक आपने मतलब बात करनी है, उसकी रज़ा होनी चाहिए. फिर उसके बाद जो है आप दूसरी शादी कर सकते हैं.
इसी तरह आप अगर निकाह करते तो आपने पेपर साइन करने होंगे, पेपर जो है मतलब आपका निकाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं फिर इसमें डिस्कस होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है और ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फेमिनिज़म इन पाकिस्तान टॉपिक में, ठीक है। फेमिनिज़म इन पाकिस्तान ये एक टॉपिक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये भी मैंने फेमिनिज़म इन पाकिस्तान में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या है, अगेन वुमेंस की बात की गई कि भाई वुमेन की जो है सीट्स वगैरह बढ़ा दी गई थी 1973 में, चाहे वो सेनेट हो या नेशनल असम्बलीज़ हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फिर नुसरत भुट्टो का जो रोल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने देखना है, लेकिन ये इस टॉपिक से रिलेटेड इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, फेमिनिज़म इन पाकिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि भाई नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 25A क्या कहता है कि 16 साल मतलब कंपलसरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टिल 16, ठीक है, मतलब एजुकेशन जो है ज़रूरी है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए टिल 16 तक। आर्टिकल 25 क्या कहता है, द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड, ठीक है। स्टेट को जो है प्रोटेक्शन देनी है, मतलब फैमिली को। आर्टिकल 37 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, ठीक है। यानी जस्टिस को जो है वो क्या करना है, प्रमोट करना है, और सोशल इवल्स को जो है एरेडिकेट करना है, जड़ से उखाड़ना है। उसके बाद है एक और बिल आता है, डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रेंट एक्ट, ये 1976 में बना था। इसमें क्या है, सिंपल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 एंड इज़ इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन, यानी जो हम कहते हैं ना जहेज़ वगैरह, इसको जो है बंद करना या इस पे जो है एक थोड़ी बहुत लिमिट रखी गई थी। अब वो आगे क्या है, हम देखते हैं कि इसमें किस तरह लिमिट रखी गई थी। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अंडर दिस एक्ट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द डावरी एंड presents given to the bride by her parents and the aggregate value of the bridal's gift or presents given to the bridegroom shall not exceed 5010 rupees, ठीक है। अच्छा, मैं ओवरऑल आप इसको बताता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इजी है। मैं बताता हूँ शॉर्ट क्या है, इसमें क्या है। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो जहेज़ है वो 25,000 नहीं 2500 रुपये होनी चाहिए, यानी 2500 रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे ज़्यादा अमल नहीं होता। इसकी वजह ये है कि डाइवर्सिटी है, लोग आज आप देख सकते हैं कि बहुत सी फीमेल हैं, वो इसलिए भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये जहर जो है हम कह सकते हैं किस्म का लानत है, जो कि लोग इस बुनियाद पे ले रहे हैं कि भाई पैसा है या ये है वो है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनकी जहाँ पे लड़कियाँ जो है वो इट मीन्स एज होती है उनकी मैरिज की, लेकिन वो नहीं कर पाती, क्यों, इसी जहेज़ की वजह से। तो वो बात वहीं पे आ जाती है कि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। फिर उसके बाद है द हुदूद ऑर्डिनेंस, ये ज़िया के दौर में बना था, जनरल ज़िया उल हक के दौर में बना था, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किधर, ये यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द टॉपिक फेमिनिज़म इन पाकिस्तान। तो यहाँ वहाँ पे एक पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मतलब आपको सब कुछ, ज़िना से रिलेटेड ज़िया उल हक ने क्या कहा था, किसी ने अगर चोरी की तो ज़िया उल हक ने क्या सज़ा देनी थी, ये सारी चीज़ें उस चीज़ में डिस्कस, उस टॉपिक में डिस्कस। टॉपिक क्या है, फेमिनिज़म इन पाकिस्तान, ठीक है। जितने भी टॉपिक जैसे ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी उसमें डिस्कस हुआ है, हुदूद ऑर्डिनेंस उसमें डिस्कस हुआ है, जो दूसरा था फैमिली ऑर्डिनेंस जो अयूब के दौर में बना था वो भी उसमें डिस्कस हुआ है, एपवार डिस्कस हुआ है, ठीक है, वुमेन एक्शन फोरम डिस्कस हुआ है। तो वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, कानून शहादत 1984 में बना था, यानी इसमें यह कहा गया था कि भाई अगर वुमेन है उसके जो प्रूफ है उसको आधा लिया जाएगा, मींस उस पर डायरेक्ट अमल नहीं किया जाएगा कि लड़की ने कहा कि भाई मेरे साथ ये हुआ है तो उसके साथ, तो उसका क्या, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपने उसको डायरेक्ट सज़ा देनी उस लड़के को या कोई भी हो, आपने जो वो फीमेल की जो क्या कहते हैं एविडेंस है उसको हाफ लेना है। वुमेन प्रोटेक्शन बिल है 2006 में बना था, ये भी मुशर्रफ के दौर में बना था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी अगेन वही जो ज़िया ने रूल्स बनाए थे फीमेल से रिलेटेड, यानी उनको थोड़ा बहुत प्रेस करना, घर तक महदूद करना, चार दीवारी तक रखना, ठीक है। तो उसमें थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस लाए थे,
ठीक है, ये वुमेन प्रोटेक्शन बिल है और ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक में, फेमिनिज़म इन पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा उसके बाद है यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं, ये वहाँ पे डिस्कस नहीं हुई, ये हम देखते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस हुई है फेमिनिज़म इन पाकिस्तान टॉपिक में। एब्डक्शन फॉर सेक्स, अगर कोई सेक्स मतलब किसी को अगवा करके सेक्स करता है तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, पता है जो है यहाँ पे लिखा गया है डेथ और 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। दूसरा पॉइंट है बाइंग और सेलिंग पर्सनस फॉर प्रोस्टिट्यूशन, यानी किसी का ख़रीदना चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जस्ट यूज़ करने के लिए, तो उसकी सज़ा क्या है, 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। थर्ड पॉइंट है रेप, डेथ और 25 रेप, अगर कोई रेप करता है तो उसकी सज़ा क्या है, डायरेक्ट डेथ या 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद में रखना। गैंग रेप होता है तो उसमें क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डायरेक्ट कत्ल करना। फॉर्निसेशन है मतलब इल्ज़ाम तराशी करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, तो उसकी सज़ा जो है मैक्सिमम 5 साल है। ठीक है, फिर इसके बाद है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एक्विजिशन, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, अगेन वही बात आ जाती है। ठीक है, तो इसकी भी जो मैक्सिमम सज़ा है वो 5 साल है, 5 साल कैद है। ठीक है, नो केस ऑफ रेप टू बी कन्वर्टेड इनटू अ केस ऑफ अडल्ट्री। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, मुशर्रफ ने बड़ा अच्छा काम किया था, कोटाज फॉर वुमेन जो है मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब 33% इन लोकल गवर्नमेंट्स में और 10% इन सिविल सर्विसेज। जैसे CSS PMS में इसमें जो फीमेल का कोटा है वो 10% है, पहले कम होता था लेकिन ये मुशर्रफ ने ज़्यादा कर दिया था। फिर इसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ये 2010 में बना था। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है और इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई है हरासमेंट से रिलेटेड। और इसके बाद जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है एसिड कंट्रोल, अच्छा ये टॉपिक भी टू बी ऑनेस्ट उसमें डिस्कस हुआ है, मैंने डिस्कस किया फेमिनिज़म इन पाकिस्तान में। तो एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम एक्ट 2010 एंड प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो मतलब किसी पे तेज़ाब फेंकना, ये चीज़ें तो इससे जो है मुकम्मल जो है उसको जो है उम्र भर कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन 2012, इसमें जो फ़ीमेल है जिस पे उस पर जुल्म करना, मतलब आपके घर में कोई है तो आप उस पर जुल्म करते हैं, तो ये किस्म का क्या है, वायलेंस है। तो इस पर भी डिफरेंट लॉज बने थे, जैसे द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द प्रिविलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, जिसमें फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फाइनेंशियल है, सेक्सुअल वायलेंस एंड वुमेन इन पाकिस्तान। It highlights the urgent need for comprehensive interventions to increase public awareness। इसमें फिर यही चीज़ें डिस्कस हुई कि भाई आपने पब्लिक अवेयरनेस जो है करनी है, फ़ीमेल को जो है एजुकेट करना है इससे रिलेटेड, और फीमेल को कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, उसको फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट रखना है, ठीक है, तो इनडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस हुई। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, 2016 में ये एक्ट बना था। ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजरी, फोटो शॉपिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल कोरिजन और ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है, ऑनलाइन करना, मतलब ये यहाँ पे जैसे वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, सो इट मीन्स ऑनलाइन से रिलेटेड। इसी तरह फोनोग्राफी है, क्राइम ऑफ चाइल्ड, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग है। इसी तरह लेजिस्लेशन नीडेड इन द फ्यूचर, अब ये एक किस्म का सजेशन आप दे सकते हैं कि भाई जो चाइल्ड मैरिज है उसको रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो है नीड टू पास द बिल, जैसे मैंने बताया ना कि श्री रहमान ने जो है रिप्रेजेंट किया कि भाई लड़की की जो है वो भी 18 साल होनी चाहिए, और सेनेट में तो एक्सेप्ट हुआ था वो बिल, लेकिन नेशनल असम्बली में अभी तक पेंडिंग पे है, तो वो बिल जो है वो पास होना चाहिए। ठीक है, ये आप दे सकते हैं एक किस्म का क्या कहते हैं सजेशन। फोर्स्ड मैरिज एंड कन्वर्जन बिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदू लड़कियां होती है उसको फोर्सफुली जो है मतलब उनसे शादियाँ की जाती है, उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है, ये चीज़ें। ठीक है, तो इसी तरह डॉक्टर रमेश वनकवानी है, अब पार्लियामेंटेरियन है, इसने एक बिल पास किया था नेशनल असम्बली में। रिवाइज डावरी एंड ब्राइडल रिस्ट्रेंट एक्ट, एन एक्ट विच पुट सीरियस सेलिंग्स ऑन डावरी ETC, यानी ये जो जहेज़ हम कहते हैं ना एक लानत है, इसमें मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। इसी तरह स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान, यहाँ तक तो हो गया है जितनी भी चीज़ें थी वुमेन से रिलेटेड। अब वुमेन की एजुकेशन की बात करते हैं। जेंडर एनालिसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, सबसे पहले अगर पब्लिक प्राइवेट डिवाइड करें पाकिस्तान में तो गर्ल्स आर स्ट्रेटिफाइड टू होम्स, यानी लड़कियों को घर तक महदूद रखा जाता है। ठीक है, फिर जेंडर्ड एजुकेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर इन पाकिस्तान, इसमें क्या है कि बॉयज़ को जो है ज़्यादा एजुकेट किया जाता है, गर्ल्स को नहीं। ठीक है,
एजुकेशन फॉर रिप्रोडक्टिव रोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिव रोल्स इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब फीमेल को जो है घर तक में दूध रखा जाता है, उसको ये कहा जाता है रिप्रोडक्टिव रोल्स में यही आता है ना कि उसने घर में रह के बच्चे पालने हैं, ये करना है, घर के काम करने हैं, तो लेकिन उसको प्रोडक्टिव रोल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता। प्राइमरी सोशल रोल्स रूल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान इज़ एज अ मदर एंड अ वाइफ। प्राइमरी क्या रूल है भाई फीमेल की, कि वो माँ है, घर में रहे, और वाइफ है, घर में रहे, घर के काम करे। पेट्रियार्की एंड एजुकेशन है, वुमेन लीडिंग लर्निंग इज़ परसीव्ड एज गोइंग अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द कल्चर। नेक्सस ऑफ पेट्रियार्की एंड रिलीजियसिटी ट्राइबल कल्चर। इसमें क्या है, यानी कोई लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो भाई अगर कुछ पढ़ना चाहती है तो लोग उसे ताने देते हैं, टोंट करते हैं, क्योंकि पेट्रियार्की है। फीमेल को जो है आगे लाया जाता है कि भाई तुमने नहीं पढ़ना, बल्कि आपके गांव में हज़ारों एग्जाम्पल होंगे, आपके सामने हमसाए होंगे, उनकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। चाइल्ड मैरिजेस एंड वुमेन्स एजुकेशन, ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 21% गर्ल्स आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, यानी 21% ऐसी लड़कियां हैं जो 18 साल से पहले जो है शादी कर लेती है। पाकिस्तान की बात हो रही है। इंटरसेक्शनल परस्पेक्टिव्स ऑन वुमेन्स एजुकेशन, द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इज़ नॉट होमोजीनियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सा सूबा सबसे ज़्यादा लिटरेट है। तो सबसे ज़्यादा लिटरेट जो सूबा है वो कौन सा है, ओबियसली पंजाब है। ठीक है, उसके बाद है बलूचिस्तान जो है वो सबसे लोवेस्ट है वुमेन्स एजुकेशन में। ठीक है, चाहे वो लड़कों की हो या लड़कियों की हो, उसमें बलूचिस्तान सबसे पीछे है। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इन पाकिस्तान, सिर्फ 2% बजट जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लिटरेसी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन है जिसे यहाँ पे लिखा गया है, बल्कि ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट आप देख लीजिएगा, यही चीज़ें इधर भी एक्सप्लेन हुई हैं और इस चार्ट में भी एक्सप्लेन हुई है। पाकिस्तान की अगर बात करें, देखो 73.4% मेल जो है वो लिटरेट है, 51.9% जो है फीमेल एजुकेटेड है, यानी 62.8 हो गई। ठीक है, पंजाब में जो है 74.2% मेल जो है वो एजुकेटेड होते हैं और फीमेल 58% है। इसी तरह सिंध में 72 है, फीमेल 49 है। केपी में 72 है, 37 जो है वो फीमेल है। ठीक है, इसी तरह बलूचिस्तान में देखो सबसे लोवेस्ट है 69 है और फीमेल की शरह सबसे कम है 36 है। ठीक है, ये कब बनी थी, 2022 से लेकर 2023 तक है। बाकी आप 2024 का भी आप देख लीजिएगा गूगल में, या आपके सामने को ज़रूर कोई ना कोई रिपोर्ट आया होगा। सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, ये तो एक बात हुई कि भाई एजुकेशन क्या है फीमेल से रिलेटेड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कैसे हम फीमेल को एजुकेट कर सकते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का क्या कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू ऑल पॉलिसीज, programs and activities so that gender equality is promoted and achieved. It aims to ensure that both men and women can equally participate. अच्छा, ये एक किस्म का प्रोसेस है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। इसमें आपने एक रिसर्च करनी होती है। रिसर्च से मुराद ये कि आपने देखना होता है कि भाई कौन से स्पेयर्स हैं, कौन से ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे फ़ीमेल को जो है इक्वल जो है राइट्स नहीं दिए जाते हैं, मतलब उसको इक्वल पार्टिसिपेशन उनकी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देखना होता है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करनी होती है। ठीक है, दिस गोल इज़ टू एड्रेस इनइक्वलिटीज़। देखो यहाँ पे देखो वर्ड यूज़ भी हुआ है, इनइक्वलिटीज़, एंड प्रोमोट फेयरनेस। तो प्रोमोट करना है फेयरनेस को। ये उसके बाद है जेंडर एनालिसिस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग साइकिल, ये तो मैंने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा ऑन एजुकेशन, ये तो अभी ऑलरेडी ये पिछले ये जो है इसमें डिस्कस हुआ है। क्यों कम है बलूचिस्तान में, क्यों ज़्यादा है पंजाब में, ये भी आपने देखना है। वाइड डेवलपमेंट अप्रोच है बेस्ड ऑन इक्वलिटी है, इक्विटी प्रिंसिपल है, सेपरेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेल एंड फीमेल, इंटीग्रेटिंग वुमेन इन डेवलपमेंट पॉलिसीज़। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखें तो भाई पेट्रियार्की है, ट्राइबलिज़म है। आप देख सकते हैं कि आजकल तो ओबियसली पाकिस्तान थोड़ा बहुत तरक्की कर रहा है एजुकेशन में भी, चाहे वो दूर दराज इलाके के लड़कियां लड़के भी हों तो वो पढ़ने आ जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राइबलिज़म, वज़ीरिस्तान केपी के जो है आता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे जो खैबर एजेंसी हैं, दूसरे जो एरियाज़ हैं, इसमें आप देख सकते हैं आजकल आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ऑफिसर्स यही लोग बन रहे हैं।
ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एजुकेशन का सिस्टम अब सही हो चुका है। जो पेट्रियार्की है वो अभी भी है, सिर्फ ये ट्राइबल एरियाज़ की बात नहीं हो रही, पेट्रियार्की दुनिया में है। ठीक है, मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेंट रहता है, मतलब मेल ही जो है सब कुछ है। तो ये तो बात हुई क्या कहते हैं एजुकेशन की। अब आते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। हेल्थ के बहुत इश्यूज है पाकिस्तान में, स्पेशली फ़ीमेल को लेके। वुमेन रिप्रोडक्टिव रोल्स इन पाकिस्तान। द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ वुमेन इंक्लूड्स द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्चुअल एंड फ्यूचर वर्क प्लेस। ठीक है, यानी चिल्ड्रन को पालना, बच्चों को पालना, घर के काम संभालना, ये फ़ीमेल का काम है। वुमेन्स प्राइमरी प्ले देयर प्रोडक्टिव रोल इन पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह फिर पेट्रियार्की है एंड वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। वुमेन्स हेल्थ आर नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। आपने अमूमन देखा होगा घरों में जो वुमेन है उसकी हेल्थ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। क्यों? पेट्रियार्की है, मतलब मेल जो है वो शो नहीं करता है कि भाई फीमेल है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, बीमार है, ये है वो फला। क्यों नहीं करते? क्योंकि पेट्रियार्की है, मतलब ये कुछ कह नहीं सकती फीमेल होती है। इलीगल एबॉर्शन कॉज थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स इन पाकिस्तान ड्यू टू स्टिग्मा। ठीक है, इसी तरह चाइल्ड मैरिज एंड वुमेंस हेल्थ हैं, जैसे यहाँ पे 21% जो है वो 18 साल से पहले उम्र में शादी कर लेते हैं। मैनी डाई ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसीज, तो फिर वो उनकी डेथ भी डायरेक्ट हो जाती है जब वो प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होती है। इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन वुमेंस हेल्थ है। द स्टेटस ऑफ वुमेंस हेल्थ इज़ नॉट होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस नहीं है। बलूचिस्तान एंड फाटा हैज़ द लोवेस्ट वुमेंस हेल्थ फैसिलिटीज़। इसी तरह फाटा और बलूचिस्तान की सबसे कम फैसिलिटीज़ हैं वुमेन हेल्थ से रिलेटेड। ये तो फैक्ट है, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो। अभी तो मैंने वैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि आजकल जो है फिर भी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ से अच्छे खासे लोग जो है वो ऑफिसर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली अब थोड़े बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ अभी भी है। बेशक एजुकेशन इम्प्रूव हुआ हो, या एजुकेशन के लिए भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है इतनी। लोग बाहर आते हैं, जैसे कोई इस्लामाबाद मूव करता है, कोई पंजाब मूव करता है, कोई कराची, कोई पेशावर, मतलब कैपिटल्स मूव करते हैं, कोई कोयटा मूव करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इन वुमेंस हेल्थ क्या है? ओनली 2% बजट इज स्पेंट ऑन हेल्थ। जिस तरह एजुकेशन पे 2% स्पेंड होता है, इसी तरह हेल्थ पे भी 2% बजट स्पेंड होता है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल स्टाफ, हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज, ये बिल्कुल नहीं है। हाई मोर्टलिटी रेट आउट ऑफ 40। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही है, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स एंड एनीमिया इन वुमेन। ठीक है, मोर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर देन 30% वुमेन आर डिलीवर्ड एट होम इन द प्रेजेंस ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स। यानी 30% से ज़्यादा वुमेन जो है वो घर में ही जो है, मतलब जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है, प्रेग्नेंट जब होती है, तो जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो ये काम करती है। ये किसका रिपोर्ट है? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और हर साल जो है 30,000 वुमेन जो है उनकी डेथ होती है पुअर हेल्थ केयर की वजह से। इसी तरह हर 1 घंटे में 3 वुमेन जो है उनकी डेथ होती है प्रेगनेंसी की वजह से। अच्छा, बड़ा नंबर है। ठीक है, तो देखो कितने पीछे हैं हम। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड वुमेंस हेल्थ है। इसी तरह एसिड विक्टिम्स रिक्वायर स्पेशल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़, ये बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी पे तेज़ाब फेंकते हैं जो फीमेल है, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने फेस वगैरह को जो है वापस इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस है। सॉल्यूशंस क्या है? अगेन वही मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, पिछले स्लाइड में हम डिस्कस करें, वाइड डेवलपमेंट अप्रोच, सेक्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की हमने बात की, हेल्थ की बात की, रेटिफिकेशन की बात की, एम्प्लॉयमेंट अगर वुमेन की देखें तो क्या है? जेंडर एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, जेंडर सर्टिफिकेशन, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड इन पाकिस्तान। गर्ल्स आर प्रेफर्ड फॉर रिप्रोडक्टिव रोल्स रादर देन प्रोडक्टिव रोल्स। Cult of domesticity. The cult of domesticity was a 19th century belief that women should focus on home and family, valuing qualities like being religious, pure, obedient, and good at household tasks. ठीक है, कल्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि भाई फीमेल जो है वो घर के लिए है, उसका काम क्या है? ओबीडेंट रहना, प्योर रहना, रिलीजियस रहना, गुड एंड हाउसहोल्ड टास्क, यानी घर के काम को संभालना। The cult of democracy reinforced a strict division between the public sphere, work and politics, dominated by men, and the private sphere, home and family. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ऐसे समझा दिया।
जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर इन पाकिस्तान, वुमेन को जो है वो ज़्यादातर आपने देखे होंगे नर्सिस होती हैं, टीचर्स होती है, एजुकेशनल फील्ड इनका होता है, ठीक है। नो मेल डोमिनेटेड जॉब्स, जैसे कोई फ़ीमेल है वो वज़ीर दाखिला नहीं बन सकती, कोई फ़ीमेल है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। एक आपने देखा वो बेनज़ीर बनी थी, लेकिन उसके बाद कोई बनी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी है, पेट्रियार्की है, इसलिए। अब ये देखो यहाँ पे मैंने वर्ड अभी यूज़ किया था पेट्रियार्की एंड एम्प्लॉयमेंट। पेट्रियार्की सप्रेसेस ऑल फॉर्म्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। आपने देखा होगा कुछ लड़कियाँ हैं वो तालीम करके भी कहते हैं कि भाई तुमने जॉब नहीं करनी। क्यों? मेल जो है वो यही कहता है, मतलब मेल जो है उसको अलाउ नहीं करता। वर्क प्लेस हरासमेंट है जो 2010 में पास हुआ था, ये पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। रोल कांग्रेगेटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें ये होता है कि जो फ़ीमेल होती है समटाइम्स, मतलब फ़ीमेल या कोई भी हो, वो सोसाइटी से हट के काम करती है, मतलब जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे हट के काम करना, उसको हम रोल कांग्रेगेटी कहते हैं, ठीक है। गिलास सेलिंग्स क्या है? द गिलास सेलिंग इज़ एन इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट्स वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम एडवांसिंग टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ देयर कैरियर्स डिस्पाइट एंड हैविंग द क्वालिफिकेशंस एंड एबिलिटीज़ टू डू सो। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स आपने देखे होंगे जहाँ पे फीमेल की बहुत ज़्यादा एजुकेशन होती है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो बंदे हैं, एक मेल है और एक फ़ीमेल है, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब मेल की जो एजुकेशन है वो 14 ईयर्स एजुकेशन है, जो फीमेल की एजुकेशन है वो एमपिल है, मतलब 18 ईयर्स है, ठीक है। तो कौन किसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? ऑब्वियसली फ़ीमेल को, क्योंकि 18 ईयर्स इसकी एजुकेशन है और मेल की 14 ईयर्स है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्यों? गिलास सेलिंग से। अब यह माइनॉरिटीज़ भी इसमें आ जाते हैं और वुमेन को भी जो है प्रिवेंट किया जाता है, बाज रखना। प्रिवेंट मीन बाज रखना, मीन्स उसे रोकना। लेक ऑफ एम्पावरमेंट है, नो एजुकेशन, नो रूल्स एज डिसीजन मेकर्स। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है औरत मार्च 2009 में, ठीक है। ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन है, आपको पता है कि इसमें इनके क्या क्या डिमांड्स थे। जैसे इन्होंने एक नारा लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है। ये पूरे एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक है। और मैनिफेस्टो इनका मंशूर क्या था? मैनिफेस्टो का मतलब क्या है? मंशूर। मंशूर यही था कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा है, द मार्च मैनिफेस्टो डिमांड्स इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए था इनको, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, ठीक है। मतलब उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, इसी तरह रिकग्निशन ऑफ वुमेंस अनपेड कंट्रीब्यूशंस। ये पूरी एक मैनिफेस्टो है, यानी जो इनका मंशूर है, जो इनको चाहिए था, वो सारी चीज़ें इसमें पैराग्राफ में यहाँ तक मेंशन है। और फेमस एक्टिविस्ट सबसे पहले हैं आसमा जहांगीर, फिर मलाला यूसुफजई हैं, इसी तरह मुख्तार माई है, इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो है, आइए रहमान है, शर्मीन उबैद चनोई है, केशवर नहीद है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।